मैंने फाइनली ब्रह्मयुगम जो कि एक मलयालम मूवी है वो देख ली है। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम फास्ट बताता हूँ। तो देखो, करीब एक महीने पहले ये मलयालम मूवी एक्चुअली थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी और इसका अच्छा खासा प्रमोशन भी किया था नॉर्थ बेल्ट में भी। लेकिन जब मूवी यहाँ पे नॉर्थ में रिलीज़ हुई तब वो मूवी सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में रिलीज़ हुई और उसके साथ साथ मेरे शहर में तो रिलीज़ हुई ही नहीं और कुछ बड़े शहरों में भी बस 1 या 2 ही शो पूरे दिन में लगे थे, तो उसके कारण ज़्यादा इसको एक्सेस नहीं था। लेकिन अब ये मूवी फाइनली OTT पे आ चुकी है। इसको आप सोनी लिव पे देख सकते हो और हिंदी में भी देख सकते हो। तो अब बात करेंगे इस मूवी की इतनी ज़्यादा हाइप क्यों थी। अब देखो, इस मूवी को टोटली शूट किया गया था ब्लैक एंड वाइट में। और ऐसा नहीं है कि ये पहली मूवी है जो ब्लैक एंड वाइट में शूट हुई है, लेकिन उसके साथ जो इसका ट्रेलर था दैट वाज अ फिनोमिनल ट्रेलर, क्योंकि उसमें से जो इस मूवी की हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर वाली वाइब आ रही थी वो काफ़ी अच्छी आ रही थी। और उसके साथ ही साथ परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छे दिख रहे थे उस मूवी में। और उसके साथ ही साथ इसका जो ट्रेलर था वो स्टोरी के बारे में कुछ भी चीज़ें रिवील नहीं कर रहा था, इसलिए इस रिव्यू में भी मैं उसके स्टोरी के बारे में उतना ही बताऊंगा जितना हमें ट्रेलर से दिख रहा था। तो देखो, इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है। पहली बात तो ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी है, तो आप समझ जाओ कि ये सुपर नेचुरल होने के कारण इसमें आप काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब एक्सपेक्ट करके चलो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है। अब देखो, कहानी कुछ ऐसी है इसकी कि एक जंगल होता है, उस जंगल में एक टूटा फूटा मैंशन होता है। उस मैंशन में एक आदमी रहता है जो उसका मालिक होता है, और उस जंगल में एक भटकता हुआ आदमी उस मैंशन में चला जाता है और उस आदमी को मिलता है। उस आदमी का जो मास्टर है उस पूरे मैंशन का, उनका रोल प्ले किया है ममूटी ने। एंड व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस, उनके बारे में आगे बात करेंगे। तो बस इतना ही इसको स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा, और उसके आगे जो आपको देखने को मिलेगा दैट विल ऑल बी अ सरप्राइज। और टेंशन मत करो, ये मूवी का जो जितना भी मैंने पार्ट बताया, शायद से मूवी के 5 या 7 मिनट जो स्टार्टिंग की है उसकी इतनी ही स्टोरी है। अब देखो, इस मूवी को जो अच्छी बनाता है वो है इसके 3 मेन पिलर्स। इसका पहला पिलर जो है वो है कि इस मूवी को ब्लैक एंड वाइट में शूट किया गया है। अब इसको क्यों बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ। इसका जो ब्लैक एंड वाइट जब हम इसको देखते हैं तब पूरी तरीके से इस मूवी की जो फील होने वाली है, जो मूड होने वाली है, वो इसको दर्शाता है। एंड दैट मूड इज़ नन अदर दैन टोटली डार्क, एकदम डार्क। और जब कोई भी फुटेज इसमें कोई भी सैचुरेशन नहीं होता, कोई भी कलर्स नहीं होते, तब आपको पता चलता है कि इस मूवी में कलर्स के थ्रू हमारे जो सेंसेस है वो उसको इग्नाइट नहीं करने वाले। ये पूरी की पूरी बस एक ही सेम पैलेट पे चलने वाली मूवी है जो होने वाला है डार्क, और जिसमें आप एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप भी फील कर सकते हो। लेकिन जो इसका ब्लैक एंड वाइट है वो इसका नेचर बताता है मूवी का कि इट्स गोइंग टू बी डार्क एंड एक्सपेक्ट नथिंग गुड लाइक द कलर्स। और जो इसका सेकंड पिलर है वो है अनडाउटेबली सारे कास्ट मेंबर्स की एक्टिंग। अब देखो, कैरेक्टर्स तो ज़्यादा है नहीं मूवी में, लेकिन मैं 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो है ममूटी जी ने, जिनका रोल प्ले किया है, जो कि है मालिक। तो मालिक का जो रोल उन्होंने जैसा प्ले किया है इट वॉज सुपर्ब। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर था पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल। मतलब जिस तरीके से उनका कैरेक्टर लिखा गया था ही वॉज टोटली अनप्रेडिक्टेबल और एकदम ज़्यादा सीक्रेटिव। और जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया है विथ हिज बिग डिमीनर कि हाँ मैं मालिक हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब वो दिखते हैं अपने स्क्रीन पे तब उनके जो कैरेक्टर के पीछे जितने भी सारे मिस्ट्रीज है जो हमें पता नहीं है, तो वो ध्यान में रखते हुए हमें एकदम खौफ लगता है उनके कैरेक्टर से। मतलब ही इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि वो आपको आके मार दे या फिर ऐसा कुछ, इसके वजह से आपको डर नहीं लगता है, लेकिन वो कैरेक्टर आपके साथ क्या करने वाला है और जो कैरेक्टर है जो जंगल से भटका हुआ था उसके साथ क्या होगा वो देख के ही आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज मूवी है पूरी ब्लैक एंड वाइट में, क्योंकि कुछ भी, जैसे मैंने बोला, कुछ भी कलर्स नहीं है, आपको कुछ भी रे ऑफ होप दिखती नहीं है। सूरज को भी देख रहे हो तो सूरज की किरणें भी आपको ब्लैक एंड वाइट दिखती है। तो वो इतना अच्छा आपके माइंड के साथ खेलता है कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड, ऐसा हमको सारी मूवी बताती है। अब मैं बात करना चाहूँगा इसके जो सेकंड एक्टर है और थर्ड एक्टर है, उनका नाम है अर्जुन एंड सिद्धार्थ। इन दोनों का ही काम अपने अपने जगहों पे अपने अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो एक आदमी था वो एकदम सहमा सहमा सा था और एकदम लोली पर्सन था, वही वो जंगल वाला आदमी। जब उसे कुछ पता चलता था कि अच्छा अब ये होने वाला है, फिर ये होने वाला है, तब तक उसकी जो एक्टिंग थी एकदम घबराहट वाली, एकदम सहमा सहमी से एक्टिंग, इट वॉज वेरी वेरी अप्रिशिएबल। अब मैं बात करना चाहूँगा थर्ड पिलर के बारे में, और जो है इसका स्क्रीन प्ले। इस मूवी का स्क्रीन प्ले इतना अच्छी तरीके से लिखा गया है कि आपको हर एक कुछ 15-1 मिनट में या फिर 20 मिनट में आपको कुछ ऐसी नई चीज़ बताता है कि आप एकदम से हुक्ड हो जाते हो। अब इसका एग्जांपल देने की तरह मैं आपको बोल सकता हूँ कि कोई आप वेब सीरीज़ देख रहे होगे तो समझो उसका एक एपिसोड जब खत्म होता है तब उसका सेकंड एपिसोड शुरू होने के पहले ही कुछ बड़ी सी चीज़ दिखाई जाती है जो एक वे पे करता है कि सेकंड एपिसोड में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पर आप सरप्राइजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे इस मूवी का स्क्रीन प्ले है, जैसे ही एक प्लॉट पॉइंट खत्म होता है वहीं से कुछ बड़ी चीज़ हो जाती है जहाँ पर आपको पता चलता है कि ओह ऐसा कुछ हुआ था। फिर उसके बाद आपको जो अगले 20-30 मिनट
है उसमें आप अच्छी तरीके से इन्वेस्ट हो जाते हो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस एंटायर स्क्रीन प्ले। और उसके साथ साथ जो अब मैंने पहले बताया कि ये एक सुपर नेचुरल मूवी है जिसके वजह से यू कुड एक्सपेक्ट एवरीथिंग अनएक्सपेक्टेड। अब मैं उसी के ऊपर बिल्ड करके बोलना चाहूँगा कि जब जब मूवी की जो सीक्रेसी है, जो सीक्रेसी के बारे में जब जब हमारे कैरेक्टर्स को पता चलता है, उसके बाद जो जो अगली स्टोरी जो हमें सामने आती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा हमें अभी ये सीक्रेट पता चल गया तो अभी इसके वजह से ये 2-3 चीज़ें होगी, लेकिन उसके बाद भी ये 2-3 चीज़ों में से भी शायद से कभी इसमें से भी कुछ हो सकता है या फिर कुछ अलग ही हो जाएगा जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा सस्पेंस में और सरप्राइज में ये मूवी डाल देगी। सो इसका स्क्रीन प्ले इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस मूवी। लेकिन हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि जब हम इसके पूरे लोर के बारे में या फिर जो कहानी के बारे में समझते हैं शुरुआत के समझ जो 20-25 मिनट, तब आपको कभी कभी लग सकता है कि अच्छा मूवी काफ़ी स्लो चल रही है, मूवी का मतलब जो डायरेक्शन है वो एकदम स्लो लग रहा है, मूवी कहाँ जा रही है वो हमें पता चल नहीं रहा है। लेकिन बिलीव में उसके बाद जो आप हुक्ड हो जाओगे इसके स्टोरी के साथ, आपको बंद करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अब ये तो 3 मेन पिलर्स हो गए, लेकिन मैं फिर भी एक बात करना चाहूँगा इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन के ऊपर। इस मूवी में इतने सारे ब्यूटीफुल शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, इसकी सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन इज़ रियली कमेंडेबल। अब जैसे मैंने पहले बोला कि मूवी पूरी ब्लैक एंड वाइट में है, जो एक एरी सा एनवायरनमेंट बनाता है और उसी को बिल्ड करके इन्होंने जितनी अच्छी तरीके से जो शॉट्स इन्होंने शूट किए सिनेमाटोग्राफी वाइज, दैट इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस, क्योंकि शैडोज़ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद लाइट सोर्स कोई है नहीं, बाय द वे ये मूवी है 17वीं सेंचुरी की, तो इसके वजह से लाइट सोर्स तो कोई था नहीं, लेकिन जहाँ पे भी मशाल वगैरह या फिर दिए यूज़ किए गए हैं उसके शैडोज़ के साथ उन्होंने किस तरीके से खेला गया है एंड जैसे जैसे कि उन्होंने सीन शूट किए हैं, रियली कमेंडेबल। तो एज अ सिनेमा फैन दिस मूवी वॉज रियली आई प्लीजिंग और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखी जाती है। अगर आप इतने मूवीज़ को फॉलो भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे थोड़े से एरी वाले एनवायरनमेंट को आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हो। बस हाँ, जैसे मैंने पहले बोला, थोड़ा शुरुआत में पेशेंस के साथ देखना, और अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो यार आपने तो ये डेफिनेटली मूवी देखनी ही चाहिए। मूवी को आप देख सकते हो फिलहाल सोनी लिव पे विद अ सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और नीचे एक कमेंट भी छोड़ के जाना। तो एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।